नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं रोहन दीक्षित। रोहन दीक्षित जी इज़ अ डेटा साइंटिस्ट, ही इज़ एन इंजीनियर बाय डिग्री। अगर मैं बोलूँ तो अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज़ एन इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स, मैगज़ीन्स, आउटलेट्स, डेटा डॉक्यूमेंट्स को लिखते रहे हैं और एनालाइज़ भी करते हैं। हिंदू में बहुत सारे आर्टिकल्स रोहन जी के गए हुए हैं। बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स इनके आर्टिकल्स को उठाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। Uh, Rohan has been keeping a tab on what has been going on across the world, especially with respect to India. जब हम इंडियन जियोपॉलिटिक्स देखते हैं तो हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। इसमें बहुत सारे इनके इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यूज आए आफ्टर पीयूष गोयल गेव yesterday टू बिग स्टेटमेंट्स। उसके साथ साथ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर भारत का जो आदान प्रदान हो रहा है कई देशों के साथ, बहुत बड़ी डेवलपमेंट आई है, बहुत बड़ी न्यूज़ आई है। So we'll stay till the end. We'll cover it. We will cover all the topics. रोहन, कल पीयूष गोयल जी अचानक से आए और उन्होंने एक बड़ी प्लेजेंट सी न्यूज़ दी। ट्रेड टैरिफ्स को लेकर जो अभी ट्रेड डील को लेकर जो यूएस के साथ चल रही है, उसके साथ-साथ एफटीए को लेकर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इधर ट्रम्प सुबह उठकर रोज़ चुस्की लेकर, पता नहीं सूंघ कर या चुस्की लेकर एक स्टेटमेंट देते हैं। बट उसके बाद उनके बैकग्राउंड में जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन है, जो उनका बाकी का गवर्नमेंटल मशीनरी है, वो भारत के साथ अलग-अलग तरीके के एक्सचेंजेस कर रहे हैं। ओवर टू यू, लेट्स गेट स्टार्टेड जी। सो गायत्री जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो। कि हम मई जून में वो लोग डेयरी सेक्टर में एक्सेस चाहते थे और एक महीने बाद नजर आया कि आप रशिया से तेल खरीदते हैं तो हम आपका ट्रेड ही नहीं कर सकते। तो आप कोई ऐसा होता है कि आप नेगोशिएट करने जाओ और एक महीने बाद आपको याद आ रहा है कि डेयरी सेक्टर में एक्सेस नहीं मिला, वो मिल गया होता तो भी आप यही बोल रहे होते क्या कि हम आपके साथ डील नहीं कर सकते क्योंकि आप रशिया से ऑयल खरीदते हैं। तो पहली चीज तो वो मिला नहीं तो आर्म ट्विस्टिंग पे आ रहे हो एक महीने बाद। नहीं तो आपके अपने एफर्ट्स खुद ही वेस्ट करते कि मिल गया एक्सेस फिर भी मना कर दिया हमें नहीं चाहिए। तो आप 2018 से लगे हुए हो, 2025 में अगर मिल गया होता अपना टाइम आप वेस्ट करोगे नहीं। और बात डेयरी सेक्टर के एक्सेस की नहीं है, जो अंडरलाइंग इसके पीछे एक डीप स्टेट का सेक्टर, स्ट्रेटेजिक सेक्टर है। लोग सोचते होंगे न्यूक्लियर, नासा, इसरो, डीआरडीओ ये स्ट्रेटेजिक सेक्टर होते हैं। स्ट्रेटेजिक सेक्टर डेयरी सेक्टर से बड़ा कोई स्ट्रेटेजिक सेक्टर नहीं है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंडिया में। इस टर्निंग पॉइंट पे डेयरी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज चला रही है, अमूल, नंदनी, जिससे लाखों महिलाओं का, लाखों रूरल पॉपुलेशन का रोजगार जुड़ा है। और ये डेयरी प्राइसेस को कंट्रोल करके बाहर के अपने डेयरी सेक्टर से एक्सेस लेके बाहर बैठे देश के 5 लोग हिंदू फेस्टिवल्स पे जब सबसे ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स की कंजम्पशन होती है, मिठाइयां बनने में, चाहे प्रसाद के उसमें, चाहे हिंदू शादियों में जब मिठाइयां बनती है, ओवरऑल ईयर में भी वो किसी और देश में बैठे 3 लोग आपके प्राइसेस डिसाइड करेंगे मिल्क के। आज अगर 50 रुपए लीटर है, 60 रुपए लीटर है, 55 रुपए लीटर है, अलग अलग वैरायटी, वो जब चाहेंगे वो 100-150 रुपए लीटर हो जाएगा। वो चाहेंगे 250 रुपए लीटर हो जाएगा, जो आपके मेरे हमारे आधे इंडिया में, रूरल इंडिया में, लोअर बैकग्राउंड में खरीदने की पावर से ही बाहर चला जाएगा। सब जानते हैं कि हिंदूज के सबसे ज्यादा परचेजिंग पावर पैरिटी है। ये तो कोई ऐसी नई चीज नहीं है कि जनगणना में ना आई हो या किसी इकोनॉमिक उसमें ना आई हो। इकोनॉमिक इंडेक्स होते हैं जितने भी इनके होते हैं, सब जानते हैं हिंदू फेस्टिवल्स और इनमें इनका कंजम्पशन कितना बल्क में रहता है। और कोविड में जब फेस्टिवल नहीं होने पा रहे थे, दुर्गा पूजा हो चाहे नवरात्रि हो, तो कैसे लाखों लीटर बहा दिया गया था सड़कों पे, क्योंकि खरीदने वाला ही कोई नहीं था। और कौन खरीदेगा जब फेस्टिवल नहीं होंगे। तो वही हालत ये करना चाहते हैं, नक्सलिज्म और सोशल अनरेस्ट प्रमोट करने की। जो हमारे देश के किसान हैं, डेयरी प्रोड्यूस करते हैं, जिनके पास गाय है, भैंसे हैं, अगर उनका दूध बिकेगा ही नहीं और ये लोग अपना वो लेके आएंगे तो वो कहाँ से अपना वो सरवाइव कर पाएंगे। वो लोग क्या करने पे उतारू होंगे, जिनके पास पहले ही जमीनें नहीं है, वो 2 भैंसों से अपना घर चला रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं। वो नक्सलिज्म और सोशल अनरेस्ट क्रिएट करने की जो ये इनके बाहर बैठे थिंक टैंक्स की साजिश होती है, उसके तहत ये नेगोशिएशन आगे होती है। जो लोग सूट पहन के हाईलैंड चार्टेड प्लेन से इंडिया आते हैं और ये चीजों के बारे में बात करते हैं, हमें लगता है बहुत इकोनॉमिकली स्ट्रांग और इकोनॉमिकली एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल लोगों से डील कर रहे हैं। वो लोग उन थिंक टैंक्स के इशारों पे काम करते हैं जो इंडिया को जड़ से खत्म करना चाहते हैं। और ऐसी यही सेम चीज ब्रिटिश टाइम में हुई थी जब उन्होंने हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को खत्म करा। वो भी जब अंग्रेज भी आए थे तो कोई न्यूक्लियर की बातें नहीं करते थे कि न्यूक्लियर बनाएंगे, ये बनाएंगे। वो सीधा हैंडीक्राफ्ट सेक्टर से उन्होंने शुरू करा, कोई टेलीकॉम वेलीकॉम नहीं हुआ करता था उस टाइम।
जब इंडिया का हैंडीक्राफ्ट और आर्टिसन सेक्टर खत्म हो गया, तब उन लोगों ने राज करना शुरू करा। जब इतनी गरीबी आ गई कि आपके पास कोई चारा ही नहीं बचा, तब आप अपने धीरे धीरे अपने वो लाए कि आप हमारे अंडर लेबर बनो, आप साधारण खेती करो, और वहां से जो मिल होती थी, पोर्ट से वो चीजें जाती थी, रॉ मटेरियल ब्रिटेन, वहां से बन के आता था इंडिया। तो ये नियो कॉलोनियलिज्म को ही प्रमोट किया जा रहा है। कोई कहता भले ही अपने मुंह से डेमोक्रेसी हो, चाहे देश की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बता के आपको आपके याद है कि भारतीय फार्मर्स को प्रेशराइज किया गया था नील की खेती करने के लिए, डिस्पाइट द फैक्ट कि नील बंजर कर देता है जमीन को, क्योंकि उनको नील सस्ते बंजर। दामों में चाहिए था। आपने कहा कि सोशल अनरेस्ट शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं लगता है कि अगर इस तरीके का किसान राइट्स शुरू हो सकते हैं? किसान रायट शुरू हो सकते हैं, नहीं शुरू करना ही उनका एजेंडा था। कि जब आपके पास 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, आप अपनी ये जितनी फ्रेंचाइजी चेन है, मैकडोनल्ड्स, केएफसी, सबवे, कैलिफोर्निया पिज्जा, पिज्जा हट, आप सबको वेपन्स की तरह यूज करोगे। आप एक टाइम पे ये भी लाओगे कि ये सारी चेन्स जो है आपके दिए हुए सेक्टर से ही डेयरी प्रोडक्ट्स खरीदे, ना कि इंडियन किसानों से। तो जो चीज बर्गर आज केएफसी में मिलता है, मैकडी में मिलता है, चीज बस पिज्जा मिलता है डोमिनोज में, उसमें जो चीज और वो यूज होगा वो बाहर से आएगा। जब वो बाहर से आएगा, ये जो एक बल्क शेयर है, यहाँ से कुछ खरीदा नहीं जाएगा, किसानों की आय आय गिरेगी। अब ये किसानों की आय एकदम से इनको कैसे ये चीज नजर आई कि किसानों की आय अगर डबल हो जाएगी तो भारत विकसित रूप में आगे जाएगा, डेवलपिंग से डेवलप्ड बनेगा। जो हमारा गोल है जी। फार्मर्स की इनकम डबल करने का, उनको आगे बढ़ाने का, मिड डे मील स्कीम में मिल्क यूज होता है। फार्मर्स के बच्चे, गरीबों के बच्चे ही तो मिड डे मील स्कीम में, गवर्नमेंट स्कूल में, जो उनके लिए न्यूट्रिशन का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, आप उसमें भी प्रिजर्वेटिव वाला मिल्क लाना चाहते हो कि मिड डे मील स्कीम में मिल्क आए तो प्रिजर्वेटिव वाला है, किसानों की इनकम ना बचे तो सोशल अनरेस्ट हो, और नक्सलवाद को प्रमोट किया जाए। कि किस तरीके से अभी तो रेड बेल्ट एरियाज होते हैं, छत्तीसगढ़, माओवादी आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उनकी बेल्ट्स होती हैं। आप चाहते हो पूरे नदर्न इंडिया में, जहाँ और सदर्न इंडिया में, जहाँ पे नक्सलवाद का कोई एनिमी नहीं है, वहां भी ये सब फैले। ये सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज होती हैं। बॉर्डर स्टेट्स को तो आप टारगेट करते ही हो, चाहे जेएनके हो, चाहे पंजाब हो, खालिस्तान के मुद्दे पे, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, ये उनमें अनरेस्ट तो चलता ही रहता है। अब आप एक नया वो लाए हो कि कैसे बीच इंडिया का जो बीच वाला सेंट्रल कॉन्टिनेंट है, जो कि अनरेस्ट से काफी हद तक अछूत है। ठीक, सब जानते हैं कि पाकिस्तान में एक डिमांड हो सकती है उनके एक सेगमेंट की, जेएनके में हो सकती है, नॉर्थ ईस्ट में हो सकती है, और कहीं नहीं था ऐसा कुछ। बट इतना बड़ा ये सब कॉन्टिनेंट, इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, इसके बीच में सेंट्रल हार्ट पे हमला करने के लिए ये सारी बातें करी जा रही हैं। लगता सुनने में ऐसा होता है कि ट्रेड हो रहा है, पोर्ट से ट्रेड आएगा जाएगा, बहुत सिंपल चीजों में छुपी हुई चीजें होती हैं जो बहुत गहरा असर लाती हैं। डीप स्टेट, अगर नाम डीप स्टेट है तो कुछ तो उनमें अलग होगा ना नॉर्मल ट्रेडर से। वो कोई व्यापारी तो है नहीं। व्यापारी होते तो उन्हें बिजनेसमैन का ही टाइटल नहीं दे देते और फोर्ब्स की लिस्ट में ही वैसे नहीं डाल देते सिंपल जैसे सबको डालते हैं। वो इससे बढ़कर कुछ है, बहुत बढ़कर। और उनको ये सारे पैटर्न्स पता होते हैं, उनके थिंक टैंक्स भी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। युगांडा में, जिम्बाब्वे में अर्ली 2000 में एग्रीकल्चर और इस सेक्टर को डिसरप्ट किया गया, एग्रीकल्चर कमोडिटी सेक्टर। क्या हाल हुआ वहां पे लोगों का? सिविल अनरेस्ट आ गया, जिसे बोलते हैं देश की आधी जनता सड़कों पे थी। जो वेनेजुएला में पेट्रोल के दाम बढ़ने से, इन्फ्लेशन बढ़ने से हुआ, जो जिम्बाब्वे में हुआ। तो इन लोगों को ये पैटर्न पता है कि कैसे ये पैटर्न को लाया जा सकता है। और सरकार ये अगर अपना मत रख रही है डेयरी सेक्टर का बिना किसी दबाव के, जो ये हमें तो, हम कोई डायरेक्टली तो बोलेगा नहीं कि हम नक्सलिज्म लाना चाहते हैं, लाने दीजिए हमें और आप हमें रोकिए मत, ये कोई सामने से तो आके बोलेगा नहीं। तो जब सरकार इस तरीके से नहीं डेयरी सेक्टर में आने देती, तो आप यूएस से, अब रशिया से तेल खरीदते हैं, तो हम आप पे टैरिफ लगा देंगे, आपकी हालत जर्जर हो जाएगी, आप कैसे संभालेंगे? और एक डोनाल्ड ट्रम्प ये बोलता है, और साइड वाले वो कैरेट स्टिक और गुड कॉप बैड कॉप नहीं होता। यूएस के बाकी इकोनॉमिस्ट तसल्ली दे रहे हैं, नहीं नहीं इंडिया जरूरी है, इंडिया तो बहुत हमारे लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट है, डोनाल्ड ट्रम्प गलती कर रहा है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रम्प आप पे छड़ी लेके कि नहीं टैरिफ तो लगेगा, 50% का लगेगा, और अभी लगेगा, इमीडिएट इफेक्ट से लगेगा, मैं आपकी शेयर मार्केट नहीं टिकने दूंगा, आपको ग्लोबली नहीं कहीं पे ट्रेड करने दूंगा। तो एक तरफ गुड कॉप, एक तरफ बैड कॉप, कि आप कंफ्यूज हो जाओ और एक टाइम बाद आप मान जाओ कि या तो हम तेल नहीं खरीदेंगे तो आप रशिया के साथ अलायंस बिगाड़ो, या आप बोल दो कि ठीक है आप डेयरी सेक्टर में भी आ जाओ, अब इतना प्रेशर है तो एकदम से क्या बोला जाए। जिसे बोलते हैं हड़बड़ी में लिया फैसला। एक बार सेक्टर में एक्सेस मिल गया तो कौन वापस जा रहा है? कभी कोई वापस गया है क्या एक बार कहीं पे ट्रेड करने के बाद? वो तो कोई नहीं जा पाएगा कभी। और कुछ टाइम बाद आप देखिएगा गायत्री जी, धीरे धीरे ऐसे आएगा इंडिया की मिल्क क्वालिटी कितनी पुअर है। अगर इनको एक्सेस मिल जाता
तो ये अपने आर्टिकल्स और जो अपने पेड मीडिया को यूज करके इंडिया की मिल्क क्वालिटी कितनी बेकार है, यहाँ पानी की मिलावट होती है, एडल्ट्रेशन होती है, इस तरीके से नैरेटिव बनाते, जिससे कि लोगों के मन में संकोच आ जाए कि यार यहाँ के ब्रांड से खरीदने से अच्छा वहां से खरीदो। वो लोग तो एफडीए, एफएसएसआई उनसे अप्रूव करवा के हमें बेचते हैं। तो एक ये जो आप पे बार बार किए जाने वाले हमले हैं, हमला उसी पे ही किया जाता है जिसकी सक्सेस के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। 25% of the dairy across the world, 25% consumption of the dairy products across the world is in India, राइट? अभी जैसा रोहन डिस्कस कर रहे थे, मूविंग ऑन, ये एफटीए की क्या बातचीत चल रही है अभी यूरोपियन कंट्रीज के साथ? जी रोहन। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में क्या होता है, आप बहुत सारे बैरियर्स को हटा देते हो कि आप अपनी ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए बहुत सारे चेक पॉइंट्स हो गए, टैरिफ्स हो गए, उनको कम कर देते हो। तो हमारा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है यूरोपियन देशों से और इवन यूएस से भी चल रही है, हमारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो नेगोशिएशन है, जब आपको दिक्कत नहीं है तो हम भी क्यों दिक्कत देंगे? ठीक है, आप एक बिना एक्सटर्नल डेडलाइन के कर लो एग्रीमेंट की टॉक्स, और वो टॉक्स करने में कभी कोई हार्म नहीं होता। आप बातचीत चाहे लाखों करो, आपको एक्सेस देंगे नहीं देंगे, हम किस मुद्दे पे मानेंगे नहीं मानेंगे, हम तेल खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे रशिया से, वो हमारा डिसीजन है। बातचीत करने में किसी का क्या हो जाता है? तो बातचीत तो चल ही रही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की। और ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत है, ये ये एक कैरेट और स्टिक की तरह है। एक तरफ हम आपसे बात भी करेंगे फ्री ट्रेड के लिए, और स्टिक ये है कि हम टैरिफ भी आप पे दबा के लगाएंगे। दिन रात कभी भी हम एक एक्स पे जाके लिख देंगे कि हम इंडिया पे टैरिफ लगाना। अब पॉलिसी मेकिंग एक सोशल मीडिया का वो बन गया है कि जिस दिन मुझे मन करेगा उस दिन मैं अपने मूड इंडेक्स के हिसाब से आज मैं आप पे टैरिफ लगाऊंगा। कल आप उससे एक महीने पहले आप अलास्का में उसी से मिले जिसके साथ आपको पीस की सेटलमेंट करनी थी। तो आप फेल हुए ना यूक्रेन की टॉक्स रोकने में, तो आप अपने एंड पे फेल हुए, अपनी जो आप सफल नहीं हो पाए रशिया यूक्रेन वॉर। आप तो अलास्का में गए थे ना मिलने पुतिन से, वो माना नहीं माना, आप जेलेंस्की से कितनी बार मिले, पुतिन से अलास्का में भी मिले। अब आप इंडिया को बीच में ले आए कि तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। तो एक कैरेट भी देंगे, स्टिक भी देंगे। जैसा आप जानते कोई नई चीज तो है नहीं, अंग्रेज भी यही करते थे कि कैरेट देंगे, रॉलेट एक्ट ले आए, जबकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बोला था कि आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो हम कितनी लिबर्टीज देंगे, आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, ये देंगे। उल्टा आ गया रॉलेट एक्ट, जिसके अगेंस्ट ही तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट गांधी जी ने करा था, जो हमारा इंडिया का 1921 का था। तो ये जो चीज है कि आपको एक तरफ खुश करना है, एक तरफ ये करना, एक तरफ ये करना, ये फ्रैक्शनेशन है कि कभी आपको उबालें, कभी आपको पकड़े, कभी उबालें, कभी पकड़े, और बीच में अपने एजेंडा कंटिन्यू करते रहें। तो ये मेजर इशू है। और एक्सटर्नल डेडलाइन के बिना का मतलब ये है कि मैं आपको बोलूं हम कुछ डील करते हैं, ये करते हैं, तो यार वो तो डील तो 10 साल चल सकती है, 100 साल चल सकती है। हम तो एड्स की वैक्सीन पे भी कितनी टॉक्स कर रहे हैं दूसरे देशों के, वो 40 साल से चल रही है, आज तक एड्स की कोई वैक्सीन नहीं है। आपको ये बात पता होगी, एचआईवी और एड्स की कभी वैक्सीन ही नहीं बन पाई। तो कुछ टॉक्स तो ऐसी होती हैं जो टॉक्स ही टॉक्स रहती हैं, उनकी नेवर एंडिंग होती हैं, क्योंकि आप कभी किसी मुद्दों पे सहमत होगे नहीं। तो वो कैरेट की तरह यूज कर लो जिससे इनको लगे कि हाँ। और ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि शंघाई कोऑपरेशन मीट में जो ये ट्राइलेटरल ब्रिक्स के कंट्रीज आपस में इमर्ज करके आ रहे हैं, इंडिया चाइना रशिया वाला जो एक पोल है, उसको दबाने के लिए कि आप भी बीच में कहीं ना कहीं जब भी एशिया में कुछ होगा तो आप जरूर अपनी दखल अंदाजी करोगे कि हाँ मेरी तो इससे भी बात चल रही है, उससे भी। पर आपके ये पुराने गेम हो चुके हैं, अब कोई और, सब लोग ये जानते हैं आपकी टॉक्स क्या होती हैं, आपके क्या तरीके होते हैं, किस तरीके से आप आगे बढ़ाते हो। और ये हमारे एफटीए का एक प्रेजेंट स्टेटस है। सिंपल एफटीए तो ये है नहीं, ये ब्रिक्स नेशंस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आप घुमा फिरा के अपनी शर्तों पे एफटीए लाए हो। अभी तो आप टेक्सटाइल, आर्टिफिशियल ज्वेलरी और 3 चीजों के लिए ट्रेड करना चाह रहे हो, और ये भी आप अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहे हो, क्योंकि इंडिया को तो दूसरे देश रीच कर रहे हैं कि अगर यूएस आप पे टैरिफ लगा रहा है तो अपने प्रोडक्ट्स हमें दे दो, हम यूएस की मार्केट में जाके बेच देंगे। मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर मैं आपको डायरेक्टली नहीं बेच सकता तो मेरा दोस्त तो बेच ही सकता है। मेरे दोस्त से तो आपकी कोई दुश्मनी नहीं है, मैं उसको दे दूं वो आपको बेच दे, क्योंकि आपके वहां महंगाई बढ़ेगी। इंडिया से आप इंपोर्ट इसलिए नहीं करते कि आपका कोई शौक है, आपकी आपकी मजबूरी है। इंडिया की आर्टिफिशियल ज्वेलरी, गुजरात और महाराष्ट्र में जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का हब है, वो वन ऑफ द बेस्ट एक्सपोर्टर्स इन द वर्ल्ड है। कितने ऐसे डायमंड्स हैं वहां से और अलग आर्टिफिशियल ज्वेलरी की चीजें जो बेस्ट हैं। अगर इंडिया से नहीं लोगे तो आपके वहां इतनी इन्फ्लेशन रेस कर जाएगी कि आपके लोग आप पे सवाल उठाएंगे कि ये आप कहाँ यूक्रेन यूक्रेन के अपने 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 आप को डुबा दिया। आप किसी और की मदद उतनी ही करते हो जब तक अपने ऊपर ना आ जाए।
जब अपने ऊपर बिल्कुल आएगी सही। रोहन, मूविंग ऑन, ये यूरोपियन कंट्रीज के साथ में जो हमारी एफटीए उस पे भी पीयूष गोयल जी का स्टेटमेंट आया है। क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं इस एरिया में? यूरोपियन कंट्रीज के साथ एफटीए जो है हमारी, जो हमारे यूरोपियन पार्टनर्स तो हमारे हैं ही, चाहे जर्मनी हो गया, चाहे फ्रांस हो गया, चाहे अर्जेंटीना, स्पेन हो गया। सो इनके साथ जो हमारी एफटीए की वो आई है, इंडिया, यूरोपियन यूनियन, ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटेन तो अब अलग है, अब तो यूरोपियन यूनियन वाला मुद्दा है जब हमारा चल रहा है। तो यूरोपियन यूनियन हमारी ये है कि हम आपके साथ फैसिलिटेट करेंगे ट्रेड, और वो भी इसीलिए हो रहा है कि कुछ प्रोडक्ट्स पे यूरोपियन यूनियन को डाउट है कि इंडिया और यूएस नहीं सहमत होंगे, तो हम इनके साथ ट्रेड कर लेते हैं कि वो प्रोडक्ट्स पहले इंडिया से यूरोप जाएंगे, फिर यूरोप के समुद्र से सीधा यूएस जाएंगे। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, और बाकी तो इंडिया जिस स्पीड से आपने देखा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है, इंडिया के कितने सेक्टर जो प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो अब यूरोप को भी समझ आ रहा है कितनी चीजें हम यूएस से ना खरीद के, दूसरे देशों से ना खरीद के इंडिया से खरीद लें। तो इंडिया जो ये मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह डेवलप कर रहा है, तो आपसे सब दोस्ती बढ़ाना चाह रहे हैं कि यार आपके कितने ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे यहाँ पे, यूरोप और यूएस में सब जानते हैं लेबर कितनी एक्सपेंसिव है, वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए कभी बने ही नहीं है। और जहां तक बात रही चाइना की, चाइना के कुछ प्रोडक्ट बहुत सबस्टैंडर्ड क्वालिटी के रहते हैं, चाइना के कुछ प्रोडक्ट, चाइना की कुछ कमोडिटीज, वो लगता है कि सस्ती होंगी, बट वो ऐसा यूटिलिटी फुल नहीं है। बट इंडिया उनका जो एक सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव ला के दे रहा है, तो इसके प्रति इंडिया से लोग अपना मतलब ले रहे हैं कि इंडिया इंडिया का तो फायदा है ही एक्सपोर्ट में, बट उन लोगों को भी ये चीज समझ आ रही है कि उनका कितना लार्जर स्केल पे एडवांटेज है। कि एक तो अगर जो इंडिया और यूएस के बीच टेंशन है, वो प्रोडक्ट्स जिन पे वो सहमत नहीं होंगे वो यूरोप के थ्रू हम यूएस भेजें कि आप हमारे को एज अ टनल यूज कर लेना। तो ये कोई सामने से नहीं कहेगा, पर अंडरलाइन बात ये है कि ऐसा थोड़ा ना आप सबको अचानक याद आ गया कि एफटीए करते हैं, एफटीए करते हैं। तो एक वो एक मेजर इशू है, और दूसरा ये कि आप इंडिया जो इतना स्ट्रांग बन रहा है मैन्युफैक्चरिंग में, आप दिन रात सुनते हैं यहाँ पे एक प्लांट लग रहा है, वहां पे इतना बड़ा प्लांट लग रहा है सोलर एनर्जी के, सोलर एनर्जी में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो सोलर एनर्जी कहाँ यूज होगी? कमर्शियल सेक्टर में भी तो यूज होगी ऐसा। रोहन, अभी एक और डेवलपमेंट आई है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, जिसमें इंडिया और यूएस की फर्म्स डील साइन करने वाली हैं बहुत जल्दी, जिसमें न्यूक्लियर पंप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा। इसके बारे में हमारे पास क्या एक्साइटिंग न्यूज़ है? बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है निकल कर जी। तो इंडिया यूएस फर्म जो ये डील करने वाली हैं इसके साथ, हमारी जो न्यूज आ रही है कि इंडिया की एक प्राइवेट फर्म और यूएस की फर्म्स न्यूक्लियर पंप टेक्नोलॉजी में, तो ये आप इस तरीके से देखिए कि थोड़ा कैरेट दिया जा रहा है इंडिया इंडिया को, कि आसिम मुनीर का जो स्टेटमेंट आता है पिछले महीने वॉशिंगटन डीसी से कि हम तो आप पे न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं, हम तो आधी दुनिया खत्म कर सकते हैं, तब तो आपने कुछ बोला नहीं जब वो आपके सॉइल पे खड़े होके ये सारी चीजें बोल रहे थे। फिर आपने बोला हम यूएस पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं किसी चीज में। तो आप कभी इंडिया और पाकिस्तान को, एक को थोड़ा ऊपर उठाते हो तो दूसरे को उठाने के लिए भी अगले महीने, एक महीने कुछ करा, अगले महीने आपने बोला आप न्यूक्लियर पंप टेक्नोलॉजी आपके साथ साइन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि आप नहीं करेंगे तो कभी हमारी न्यूक्लियर पंप टेक्नोलॉजी बनेगी ही नहीं। आपने तो जब सैंक्शन भी लगाए थे तब भी हम न्यूक्लियर पावर बन गए थे। बट हाँ ठीक है, कोलैबोरेशन भी एक अच्छी चीज होती है, बट उसकी जो टाइमिंग होती है, वो टाइमिंग है सबसे ज्यादा मद्देनजर रखती है कि आप जानबूझ के ये चीज को, ठीक है एक अच्छे वे में भी देखा जा सकता है, न्यूक्लियर एनर्जी सिविल सेंस में हम डेवलप कर रहे हैं आने वाले टाइम के लिए, एनर्जी के रिसोर्स डाइवर्सिफाई होंगे और बहुत चीजें बनेंगी। बट वो आप अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखो कि यूएस कोई भी चीज ऐसे नहीं करता कि रैंडम हो जाए, या कोई भी देश ऐसे रैंडम चीजें नहीं करता। यूएस की फर्म का डील करना इंडिया की फर्म के साथ मतलब यूएस की डीप स्टेट का ही डील करना है। वहां पे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, तो ऐसा नहीं कि वो अलग है, सरकार अलग है और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स अलग है। वहां तो वो बैकडोर से वही लोग हैं जो सब कुछ करवाते हैं, करते हैं। तो ये इंडिया को एक कैरेट की तरह दिया जा रहा है कि ठीक है आपके साथ भी तो हम न्यूक्लियर की बात करते हैं, ऐसा थोड़ा ना पाकिस्तानी हमारा दोस्त है, आप भी हमारे दोस्त हैं उतने ही बराबर के। तो ये यूएस की हमेशा से पॉलिसी रही है, ना ज्यादा गिरने दो ना ज्यादा उठने दो। एशिया में किसी को भी ना ज्यादा उठने दो ना ज्यादा गिरने दो, सबको बैलेंस करके चलो कि भाई कंट्रोल में उसको रखो बेसिकली। कंट्रोल में कंट्रोल। रखो। अगर ओबामा उस टाइम पे F-35 देके गया पाकिस्तान को, काफी साल पहले जब आए थे अपनी प्रेसिडेंसी में, तो वो इसीलिए था कि इंडिया को भी जरूरत पड़ेगी तो हमसे ही खरीदेगा, एक को दो जिससे दूसरे को भी लगे तो वो भी खरीदे। तो आपका कहीं ना कहीं अपना ही इंटरेस्ट रहता है। अभी ये जो डील साइन हुई है वो पाकिस्तान को जो रेमिटेंस और ग्रांट देते हैं उससे वही खरीदवा लेंगे अपने ही परचेजर से। तो ये उनका तरीका रहा है कि पैसे भी दो, उन पैसों से हमारी ही दुकान से कुछ खरीद के आए।
तो ये चीजें कोई बहुत नई नहीं है कि बैलेंस करते चलना, अपनी कंपनीज का इंटरेस्ट लेके चलना। देखो, आप इसको इस तरीके से देखिए कि ठीक है, एक सिविल न्यूक्लियर डील कॉपरेशन है, बट उसके पीछे हमेशा कुछ लार्जर इंटरेस्ट छुपे होते हैं, और टाइमिंग तो बहुत ज्यादा क्रूशियल होती ही है हमेशा। बिल्कुल सही कहा आपने, टाइमिंग बहुत मैटर करती है। एंड व्हाइल ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग, इंडिया यूएस ड्रिल इन अलास्का, युद्धाभ्यास नाम है इसका। अलास्का के अंदर ये एक्सरसाइजेस हो रही है इंडिया और यूएस आर्मीज के बीच में। जी, रोहन, वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग ऑन अ वाइंडिंग अप नोट? तो इंडिया अलास्का के बीच जो ये एक्सरसाइज हो रही है, इस साल की एक्सरसाइज सबसे ज्यादा डिफरेंट क्यों है? एक्सरसाइज ये सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्यों रखती है? कि पहले आप इंडिया को इस तरीके से एक्सरसाइज करते थे जैसे पूरी दुनिया में चलती है, बस मिलिट्री मिलिट्री कॉपरेशन एक्सरसाइज। इस बार ऑपरेशन सिंदूर जो 4 महीने पहले हुआ, तो आपने इंडिया की मिलिट्री की, इंडिया की टेक्नोलॉजी की, इंडिया की जितनी नेवल फोर्सेज हैं, नेवल, एयर और ग्राउंड फोर्सेज, आर्मी, नेवी, इंडियन एयरफोर्स, सबकी जो स्ट्रेंथ देखी। इसके बाद आप इंडिया के एक्सरसाइज यहाँ पे और ज्यादा डिलिबरेटली करना चाहते हो कि आपको भी कुछ चीजें अनएक्सपेक्टेड थी। आपको भी ऐसा था कि एस फोर, आप तो ये बोलते थे ना एस 400 काम का क्या है, हमसे लो। बट S-400 ने तो सारे ड्रोन और मिसाइल रोक दिए। तो आपको ये पता है कि इंडिया के जो डाइवर्सिफाइड वो हैं, वो रैंडम नहीं है। अगर रफेल है फ्रांस का, S-400 है रशिया का, तो हमने दुनिया में से जो बेस्ट चीजें वो चुन के लिए हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं और इंडिया की जो कैपेबिलिटी है, उसको देख के आप अलास्का में इंडिया के इस पर्सपेक्टिव से एक्सरसाइज कर रहे हो। और दूसरा, अलास्का एशिया के कितना पास है। एशिया में आपको वैसे ही हमेशा से शौक रहा है, जब भी ब्रिक्स कुछ करे या SCO कुछ करे, तो एशिया में आपको आके दिखाना जरूर होता है कि एशिया में तो हम भी प्रेजेंट हैं, एशिया में तो हमारी भी प्रेजेंस है, और एशिया में तो हमारा दोस्त ये है, हमारा दोस्त ये है, एक दूसरे में वो करने के लिए। तो डील एक्सरसाइज हमेशा से होती आई है, कोई नई चीज नहीं है इंडिया की तो पास। अलास्का में हो रही है, उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन वो एशिया के कितना पास है, और एशिया में आप कितना इंटरेस्ट रखते हो। तो नॉर्थ कोरिया हो गया, जापान हो गया, ये ओशंस हो गए, इनका आपको पता है कितनी हाई इंपॉर्टेंस है, यूसेज है। तो दूसरी, एक पहली चीज ये। और दूसरा, आप इंडिया के कोलैबोरेट करना चाहते हो, इसलिए नहीं कि बस एक नेम से कोलैबोरेशन है, इसलिए कि आप इंडिया की कैपेबिलिटी देखना चाहते हो, जांचना चाहते हो और यूज करना चाहते हो कि इंडिया यार इतना स्ट्रांग उस पर खड़ा है कि ऑपरेशन सिंदूर में बिना एक मदद मांगे, बिना एक किसी और के आगे वो करे कि हमारी कुछ मदद ऐसे वैसे, इंडिया ने रातों रात पूरा बदला लिया, वो भी एक टेररिस्ट अटैक का बदला पूरे कंट्री को अटैक करके लिया। कंट्री की अन सोशल एलिमेंट्स को, फंडामेंटलिस्ट को अटैक करके लिया, और आप रोक नहीं पा रहे थे दिन रात। मतलब इंडिया का अटैक इतना बढ़ चुका था, जैसे हम सबने देखा कुछ महीने से सोशल मीडिया पे, नई चीज नहीं है कि इतना हो गया, सीज फायर ना होता तो कैसे क्या हो जाता। तो आज सब जानते हैं कि इंडिया भी डिफेंसिव नहीं एग्रेसिव मोड में आ जाएगा, तो किस क्या से क्या हो जाएगा। अब उतना भी मत छेड़ो कि जो गांधी जी की वो वाली फिलोसफी है, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, वो अब सबने देख लिया कि वो शायद पिछली सेंचुरी की रह गई, अब वो डॉक्ट्रिन ही एक्सपायर हो गई है। अब ट्रुथ नॉन वायलेंस भी कोई इंडिया में मानने को बहुत ज्यादा खुश नहीं है, सहमत नहीं है, हर तरीके से नहीं, वो साउंड डाउन डॉक्ट्रिन अनवेल। कभी थी नहीं, वो तो हिंदुओं को नपुंसक बनाने की तैयारी थी। ये कभी हिंदुओं की, तभी तो एक हाथ, कोई भी देवी, आप देवता छोड़ दीजिए, देवियां को देख लीजिए, अगर एक हाथ में वीणा है तो पिछले पीछे तलवार और भाले भी हैं। तलवार और राइट। भाले भी हैं, और फिर ये भी है कि जब अंग्रेज मारते थे तब तो कोई कुछ नहीं बोलता था। आपने अपना ये ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस ऐसा था, एक तरफा है। वो लोग तो हमारे लोगों को फांसी भी चढ़ा रहे हैं, भगत सिंह या चंद्रशेखर। वो लोग हमारे चौरी चौरा में उन्होंने गोलियां भी चलवाई, उन्होंने हर चीज करी जहाँ पे जो उनको करना, उन्होंने जलियांवाला बाग में खुलेआम मारा। तब तो नॉन वायलेंस वगैरह का कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ, तब तो ये हुआ कि ठीक है जो हुआ बहुत वो है, वैसा उस तरीके से लोग ये अंग्रेज हैं, ये है वो है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मदद करने का सिलसिला जलियांवाला बाग था, उसका गिफ्ट जो हमें मिला। वो आज सब जानते हैं, शायद पिक्चरें उस पर अब उतनी बनती नहीं है OTT, वरना कितना ब्रूटल था वो, खुलेआम आप गोलियां चलाओ निहत्थे लोगों पे। आर्म्ड लोगों से लड़ना तो ताकत मानी जाती, निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाना तो उसको भी आप स्ट्रेंथ मानते हो। तो बच्चों उसमें सब थे, बच्चे, औरतें, बूढ़े लोग, जवान लोग, अब सब पे आपने मारी गोलियां। तो ये चीज जी। को हम देखते हैं कि हम तो हर ये नॉन वायलेंस और इन सब के बारे में कितना हम आज से नहीं 150 साल से झेल रहे हैं। तो कभी तो जी, बदलाव लाना ही पड़ेगा, एक गलती 200 साल तो की नहीं जा सकती। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच रोहन जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई दोनों स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं
इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।